नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। और मैं आयुष प्रताप सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ नया वीडियो जो संबंधित है व्यंजन से। जी हाँ, तो दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्वर के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। उसमें हम पढ़े थे स्वर के बारे में, वर्ण के बारे में, वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला के दो प्रकार मैंने बताए थे, जिनमें एक स्वर आता था और एक व्यंजन आता था। और उसमें मैंने स्वर के बारे में आपको पढ़ाया था, स्वर के प्रकार के बारे में पढ़ाया था। तो आशा है कि आपने वो फिर से जाकर के घर पे पढ़ा होगा और उसके बाद आपने प्रैक्टिस किया होगा, ठीक। अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है व्यंजन से संबंधित, क्योंकि स्वर के बारे में हम ऑलरेडी सारी चीज़ें जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो आज बारी है व्यंजन की। किसकी? व्यंजन की। तो अगर आपने स्वर का वीडियो नहीं देखा है तो आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा इस वीडियो के, उसमें जा करके स्वर का वीडियो देख लीजिए। और आज व्यंजन कंप्लीट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जब मैं स्वर पढ़ा रहा था तो उस वक्त मैंने व्यंजन के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया था। तो आशा है आपको याद होगा कि व्यंजन कहते किसे हैं। पर मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन। व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जी हाँ, और ज़्यादातर व्यंजनों में अ वर्ण की या अ स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक। जैसे अगर आप यहाँ पे देखिए, ये सारे व्यंजन लिखे हुए हैं। जैसे अगर आप इनमें से कोई भी, क लास्ट में अ आ रहा है ना, अ स्वर आ रहा है, ख, ग, घ, अंग, या इनमें से कोई भी व्यंजन, जितने व्यंजन लिखे हैं उनमें से कोई भी व्यंजन अगर आप लेकर के पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं उसका, तो उसमें अंत में अ जो स्वर है वो जरूर सुनाई देगा आपको। तो व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जिनको स्वर की सहायता से उच्चारित किया जाता है। ये व्यंजन की परिभाषा हो गई। अब पढ़ते हैं व्यंजन के प्रकार। क्या पढ़ते हैं? व्यंजन के प्रकार। तो व्यंजन के करीबन 5 प्रकार माने जाते हैं, ठीक। कितने प्रकार है व्यंजन के? 5 प्रकार। इनका वर्गीकरण देखिए इस तरह से हुआ है कि पहले प्रकार में इनके हैं स्पर्श व्यंजन। व्यंजन जो है वो क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये तो व्यंजन है। इन व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन को। तो जो क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है, इन सभी वर्ग को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। कौन सा व्यंजन कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन, ठीक। उसके बाद य, र, ल, व, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और ये अंतस्थ व्यंजन व्यंजन के दूसरे प्रकार में आते हैं, ठीक है। ये अंतस्थ व्यंजन है। इसके बाद तीसरा जो प्रकार होता है व्यंजन का, वो होता है ऊष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में श, श, स और ह, ये 4 जो व्यंजन हैं ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद चौथा जो प्रकार होता है वो होता है संयुक्त व्यंजन। इसमें छ, त्र, ज्ञ और श्र आता है, ठीक है। चौथे प्रकार में संयुक्त व्यंजन, इसमें छत्र, ज्ञ और श्र आते हैं। अब इसमें अगला जो व्यंजन आता है वो होता है आगत व्यंजन। ये हमारा 5वां प्रकार है व्यंजन का। आगत व्यंजन में जो व्यंजन होते हैं उनके नीचे ये बिंदी, जिसे हम नुक्ता कहते हैं, ये लगा होता है, ठीक। इसकी पहचान ही है ये नुक्ता। अगर कहीं नुक्ता लगा है व्यंजन के नीचे तो आप उसी से पहचान जाइएगा कि ये आगत व्यंजन है। आगत अर्थात किसी दूसरी भाषा से लाए गए व्यंजन, ठीक। तो इन्हें आगत व्यंजन कहते हैं। इनको क, ख, ग, घ, ज, फ इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। और ये हिंदी भाषा के नहीं है, इनको दूसरी भाषा से हिंदी भाषा में सम्मिलित किया गया है और आवश्यकता के अनुसार इनका उपयोग निरंतर होता रहता है। चलिए अब इनके प्रकार के बारे में थोड़ा सा गहराई से पढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? पहला जो प्रकार है व्यंजन का, स्पर्श व्यंजन, वो किसे कहते हैं? तो स्पर्श व्यंजन की परिभाषा आप यहाँ देख सकते हैं कि ऐसे व्यंजन, स्पर्श व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में हवा फेफड़े से निकलते हुए कंठ, फिर तालु। तालु किसे कहते हैं आपको पता है? आपके मुंह में जो ऊपर का हिस्सा है, जीभ के ऊपर का हिस्सा, उसको तालु कहते हैं। क्या कहते हैं? तालु। तो ऐसे व्यंजन
के उच्चारण में हवा फेफड़े से निकलते हुए कंठ, फिर तालु, मूर्धा, ऊपर वाले दांत के जस्ट पीछे का हिस्सा, उसे हम मूर्धा कहते हैं। ठीक, ऊपर वाले दांत के जस्ट पीछे का अंदर का हिस्सा जो है वो मूर्धा कहलाता है। तो जिसमें फेफड़े से निकलते हुए हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होठ का स्पर्श करते हुए निकले उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक, जब भी आप क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, जब भी आप इन वर्गों के व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि जो हवा है वह फेफड़े से होते हुए इन सभी स्थानों को छू करके या इन सभी में से कुछ स्थानों को छू करके मुंह से बाहर आएगी। ठीक, तो स्पर्श व्यंजन की ये उदाहरण है और स्पर्श व्यंजन की यहाँ पर परिभाषा सामने दी गई है। ये क से लेकर म तक होते हैं। ठीक, आशा है आपको समझ में आया होगा। दूसरा जो व्यंजन था वो था अंतःस्थ व्यंजन। कौन सा? अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? ये व्यंजन उच्चारण के समय मुंह के अंदर ही स्थित होते हैं। अंतः का मतलब होता है अंदर की ओर, स्थ मतलब होता है स्थिर। तो जो व्यंजन उच्चारण के समय मुंह में अंदर की ओर ही स्थिर होते हैं उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में एक और परिभाषा दी जाती है कि ऐसे व्यंजन जो स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित होते हैं उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। कितनी? 4 है। य, र, ल, व, ये 4 व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। इन 4 अंतःस्थ व्यंजन को सघोष भी कहते हैं और अल्प प्राण व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, ये जो 4 व्यंजन है ये सघोष हैं और अल्प प्राण हैं। क्या है? सघोष व्यंजन और अल्प प्राण व्यंजन। अगर आपसे कोई पूछे कि सघोष व्यंजन किसे किसे कहते हैं, सघोष व्यंजन कौन कौन से व्यंजन है, तो आप बताइएगा कि सघोष व्यंजन य, र, ल, व और यहाँ पर एक ह। तो 1, 2, 3, 4 और ये ह, 5 सघोष व्यंजन होते हैं। कितने? 5। कौन कौन से? य, र, ल, व और ह। सघोष व्यंजन क्या है? तो इन सबको प्रोनाउंस करते समय, उच्चारण करते समय इन व्यंजनों का हमारे स्वर तंत्रियों में वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है। ठीक है, तो ये सघोष व्यंजन है। ठीक, अंतःस्थ व्यंजन की भी मैंने परिभाषा आपको बताई है और उसके एग्जाम्पल य, र, ल, व है। नेक्स्ट व्यंजन आता है ऊष्म व्यंजन। जैसा कि शब्द से ही बताया जा रहा है, ऊष्म का मतलब होता है गर्मी, ऊष्मा। ठीक, तो ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण करते समय हमारे मुंह से गर्म हवा बाहर आती है उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। कौन सा व्यंजन कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। जी हाँ, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय हमारे मुंह से गर्म हवा बाहर आती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, र, स और ह, ये ऊष्म व्यंजन है। ये 4 व्यंजन होते हैं जो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, कितने व्यंजन? 4 व्यंजन। ये 4 व्यंजन होते हैं जो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर आपको पहले बताया था कि य, र, ल, व अंतःस्थ व्यंजन है, पर ये सघोष व्यंजन है क्योंकि स्वर तंत्रों में कंपन होता है। ठीक, और ये जो व्यंजन है ये अघोष व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? अघोष व्यंजन, क्योंकि इनको उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। य, र, ल, व जो है वो अल्प प्राण है। अल्प प्राण मतलब इनके उच्चारण के समय मुंह से कम हवा निकलती है। य, र, ल, व, खत्म। एकदम कम हवा निकलेगी। आप अपने हाथ को अपने मुंह के सामने रखिए और उच्चारण कीजिए य, र, ल, व, खत्म। अब दूसरा जो हाथ है उसको फिर से रखिए और ये इन व्यंजन को, ऊष्म व्यंजन का उच्चारण कीजिए। देखिए अधिक मात्रा में हवा बाहर निकलेगी। श, क्ष, स, ह, अधिक मात्रा में हवा निकल रही है ना, इसलिए ये 4 व्यंजन महाप्राण हैं। क्या है? महाप्राण। ठीक, और ये जो 3 व्यंजन है श, श और स, ये अघोष हैं। इनको उच्चारण करते समय कोई वाइब्रेशन नहीं होता, पर ह को उच्चारण करते समय आप हाथ अगर रखिएगा तो देखिएगा वाइब्रेशन होता है। इसीलिए ये ह जो है ये सघोष है। ठीक, और ये जो तीनों हैं ये अघोष है। श, श, स अघोष, पर ह जो है वो सघोष है। और ऊपर ये 4 सघोष व्यंजन हैं। ये 4 अल्प प्राण हैं जिनमें कम हवा निकलती है, और ये जो 4 हैं ये महाप्राण हैं जिनमें उच्चारण में अधिक हवा निकलती है। ठीक,
उसके बाद है संयुक्त व्यंजन। जब दो या दो से अधिक व्यंजनों को आपस में मिलाकर कोई नया व्यंजन बनाया जाता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन है छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये संयुक्त व्यंजन है। इनकी जो संरचना इत्यादि है ये आपको पीपीटी के नोट्स में प्रोवाइड करा दी जाएगी। अतः अगर आप अभी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़ करके पूर्ण रूप से निःशुल्क पीपीटी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और उसमें इनके बारे में गहन अध्ययन कर सकते हैं, गहराई से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद ये जो आगत व्यंजन है मैंने अभी बताया क, ख, ग, घ, ज, फ, ये सारे व्यंजन हिंदी वर्णमाला के नहीं हैं, इन्हें बाहर से लाया गया है, दूसरी भाषा से लाया गया है। ठीक, कुछ विशेष नोट्स हैं, इनको हम यहाँ पढ़ सकते हैं कि हर वर्ग का पहला, ये जो 4-5 वर्ग हैं, 1 2 3 4 5 वर्ग हमारे पास हैं। जो 5 वर्ग हैं इनमें जो पहला है और जो दूसरा व्यंजन है उसे अघोष व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन का पहला मतलब क और दूसरा व्यंजन, पहला और दूसरा व्यंजन, पहला और दूसरा व्यंजन, उसको क्या कहेंगे? अघोष व्यंजन। ठीक, परंतु तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष होता है। तीसरा, चौथा और पांचवा इन व्यंजन को सघोष कहते हैं। ये हर वर्ग में लागू होती है ये बात। ठीक, जैसे क वर्ग में, फिर च वर्ग में पहला और तीसरा अघोष, पर दूसरा, तीसरा और चौथा सघोष होता है। ठीक है, उसी तरह ट वर्ग में भी होगा और त वर्ग में और प वर्ग में। ठीक, इन पांचों वर्ग में यही नियमावली चलती है कि हर वर्ग का पहला व्यंजन और दूसरा व्यंजन अघोष होता है, परंतु हर वर्ग का तीसरा व्यंजन, चौथा व्यंजन और पांचवा व्यंजन ये सघोष व्यंजन होता है। ठीक, आशा है आपको समझ में आया होगा ये बात। आगे है हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण होता है। पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन है, जैसे कि क, ग और अंग, च, ज और इय, ये अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। क्या, कौन से व्यंजन होते हैं? अल्प प्राण व्यंजन। कौन से व्यंजन? अल्प प्राण व्यंजन। कौन कौन से? पहला, तीसरा और पांचवा, जैसे ट, ड और अड़, ये सभी व्यंजन अल्प प्राण होंगे। क्या होंगे? अल्प प्राण। इनको उच्चारण करने में कम हवा निकलती है मुंह से। और हर वर्ग का दूसरा, चौथा महाप्राण होता है। हर वर्ग का दूसरा व्यंजन और चौथा व्यंजन थ, ध महाप्राण होता है, अधिक हवा बाहर निकलती है। ठीक है, आशा है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। चलिए, कुछ विशेष चीज यहाँ स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत है कि हम इनका उच्चारण कैसे करते हैं, ये चीजें आइए सीखते हैं। जैसे जो क वर्ग है इनका उच्चारण कंठ से होता है। कहाँ से? कंठ से। आप अपने हाथ को यहाँ कंठ पे रखिए और इनका उच्चारण करने का प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए। देखिए, क, ख, ग, घ, अंग। आप वाइब्रेशन यहाँ महसूस कर सकते हैं। आपको लगेगा कि जो साउंड है वो आपके कंठ से उठ करके पूरा मुंह से बाहर आ रहा है। ठीक, तो ये जो क वर्ग है इसका उच्चारण स्थान कंठ से है। जो च वर्ग है इसका तालु से है। च, छ, ज, झ, इय। आपका जो जीभ का अग्रभाग है वो आपके ऊपर वाले दांत के जस्ट पीछे का स्थान, जो तालु का स्थान होता है, वहां पर टच करेगा और हटेगा, टच करेगा और हट जाएगा, जीभ टच करेगा और हट जाएगा। इस तरह से आप अनुभव कर सकते हैं कि ये जो च वर्ग है इनका जो उच्चारण स्थान है वो तालु है। क्या है? तालु। फिर तीसरा है जो ट वर्ग, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। क्या है? मूर्धा। मूर्धा किसे कहते हैं? तो ऊपर वाला जो दांत है उसके जस्ट पीछे का हिस्सा, मसूड़े का हिस्सा ऊपर वाला, उसे मूर्धा कहते हैं। आप देखेंगे कि जो आपकी जीभ का अग्रभाग है वह घूम करके ऊपर वाले मूर्धा पर, दांत के पीछे मसूड़े पर जाता है और वो प्रेशर देता है, जिनसे आप ये ट, ठ, ड, ढ, अड़ इस ट वर्ग को उच्चारण कर पाएंगे। ठीक, इस ट वर्ग का उच्चारण कर पाएंगे। आप अभ्यास करके देख लीजिए। तो इनका उच्चारण मूर्धा से होता है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है। फिर त वर्ग आता है। त,
थ, द, ध, न। दांत, ऊपर के जो दांत हैं, आपकी जीभ ऊपर के दांत को प्रेशर देते हैं पीछे से, ठीक है। तो जो त वर्ग है वो दांत से उच्चारित किए जाते हैं। उसके बाद जो प वर्ग है, कौन सा वर्ग? प वर्ग, अंतिम वर्ग ये जो है स्पर्श व्यंजन का, प, फ, ब, भ, म, ये जो वर्ग है ये हमारे होठों से उच्चारित किए जाते हैं। किनसे? होठों से। आप कृपया घर पर अभ्यास करते रहें और आशा है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप पीपीटी के नोट से उन दिक्कत को दूर कर सकते हैं, उन समस्याओं का हल खोज सकते हैं। और दूसरा, वीडियो को पुनः एक बार दो बार देखें, जिससे आपको चीज़ें बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक, तो आपको एक बार फिर से पूरी चीज़ें बता दूं कि हम भाषा पढ़ चुके हैं। भाषा के बाद वर्ण विचार में जो दूसरा टॉपिक आता है वो आता है वर्ण का, वो हम पढ़ चुके हैं। हम वर्णमाला पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम क्या पढ़े हैं? उसके बाद वर्णमाला के अंतर्गत उसके दो प्रकार, स्वर और व्यंजन पढ़े हैं। स्वर के प्रकार पढ़ चुके हैं और व्यंजन का ये जो प्रकार है ये आज मैं क्लियर कर चुका हूँ। ठीक, तो वीडियो को देखिए और समझिए। एक विशेष चीज, जो ड और ढ है, अड़ और ढ, इनको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ठीक, इनका उच्चारण स्थान भी मूर्धा होता है। ठीक है, ड और ढ, इनका उच्चारण स्थान भी मूर्धा होता है। तो आप इसे पढ़िए, ध्यान से समझिए चीज़ों को। और जल्द ही मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस सेट भेजूंगा। आप वहाँ पर पार्टिसिपेट करिए। हमारे प्रैक्टिस सेट से आप अपने प्रश्नों को हल करके अभ्यास कीजिए, जिससे आपको परीक्षा में कम से कम समय में उत्तर देने की आदत हो सके। आप अभ्यासरत रहिए और आगे बढ़िए, यही कामना है। तो अगला वीडियो जो हमारा होगा वो शब्द से संबंधित होगा। ठीक है, इसीलिए घर पर पढ़िए ताकि अगला वीडियो आपको समझ में आए। ठीक, तब तक के लिए खुश रहिए, आनंदित रहिए। धन्यवाद, प्रणाम।